इस दो बात के आधार पर वो कह रहे हैं कि आचार्य विनोबा भावे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण फ्रॉड हैं। ये कह रहे हैं रेलवे वाले, और ये केंद्र सरकार उनसे कहलवा रही है कि क्या षड्यंत्र है केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार का। आप इसे समझिए कि हाँ, कि आज का प्रधानमंत्री और आज का एक सूबे का मुख्यमंत्री वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि न केवल लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक फ्रॉड थे, न केवल आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति फ्रॉड थे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उस समय जो केंद्र सरकार में मुख्य प्रधानमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे, उस समय दूसरे जो मंत्री थे, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं, और वो सारे के सारे इस फ्रॉड में को गांधीवादियों से दिक्कत है। तो ये चाहते हैं कि गांधीवादी संस्थाएं सब खत्म हो जाएं, और खत्म करने का एक तरीका है कि गांधीवादी संस्थाओं को कब्जा कर लीजिए गैर कानूनी तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। केंद्र सरकार साबरमती आश्रम के बड़े हिस्से को अब हथियाने की ओर अग्रसर है। साथ में गांधीवादियों का आरोप है कि केंद्र सरकार गांधीवादी संस्थानों और उनकी संपत्तियों को कब्जा करने की साजिश में लगी है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता निशांत अखिलेश जी से। केंद्र सरकार गांधीवादी संस्थानों पर कैसे कब्जा कर रही है, इस पर सवाल लेते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है, इस सवाल का जवाब दीजिए। सर, आपका भी स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साबरमती आश्रम को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में कैसे लिया। साबरमती आश्रम की जितनी जमीनें हैं वो गांधी जी ने खरीदी, महात्मा गांधी ने अपने समय में। और जब वो आए साउथ अफ्रीका से, वहां आए और उन्होंने वहां आश्रम स्थापित किया साबरमती नदी के किनारे, तो उन्होंने अपने पैसे लगाए। मतलब जो पैसे उन्होंने कमाए थे दक्षिण अफ्रीका में, उन पैसों से उन्होंने वहां की जमीनें खरीदी और लोगों की मदद से जमीनें खरीदी जो उनके सहयोगी थे। तो जो साबरमती आश्रम की जो जमीनें हैं वो पूरी की पूरी गांधी जी की हैं। यानी अगर उसको कानूनी तौर पे मैं अब समझाने की कोशिश करूं तो वो तमाम जमीनें गांधी जी यानी कि एक प्राइवेट व्यक्ति की है, माने इस देश के एक सिटीजन की है, एक नागरिक की है। तो किसी भी देश में अगर किसी नागरिक की संपत्ति ली जाती है तो उसका एक कानून है, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानून के तहत आप ले सकते हैं। भारत में भी उसका कानून है। जैसे 1913 से पहले भारत में लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का, जो अंग्रेजों ने बनाया था। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को केंद्र सरकार ने हटा दिया और उसके बाद भारत में एक नया कानून आ गया उसकी जगह लैंड एक्विजिशन का 2013 में। तो महात्मा गांधी का जो वो आश्रम है, अगर उसको केंद्र सरकार को लेना था तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो उस लैंड को अक्वायर करती, यानी उस लैंड को लेती जो कानून कहता है, जो कानून में व्यवस्थाएं हैं उसके तहत। तो कानून में क्या व्यवस्था है? लैंड एक्विजिशन एक्ट में साफ साफ ये व्यवस्था थी कि केंद्र सरकार किसी सिटीजन की जमीनें या किसी सिटीजन की संपत्ति, घर भी बना हो तो एक्विजिशन होता है, जैसे रेलवे के लिए या मेट्रो के लिए बहुत सारे लैंड अक्वायर किए गए जिस पे बिल्डिंगें खड़ी थी। तो मतलब कि किसी प्राइवेट पार्टी का अगर की संपत्ति अगर आप लेते हो तो आप केवल दो ही कारणों से उसको ले सकते हो। एक कारण है किसी कंपनी को देने के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए। दूसरा कारण है कानूनी तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे रेलवे बनाना है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट है, मेट्रो बनाना है वो पब्लिक इंटरेस्ट है। तो साबरमती आश्रम को केंद्र सरकार ने इन दोनों आधार पर नहीं लिया। साबरमती आश्रम को लेने के लिए केंद्र सरकार ने षड्यंत्र किया। साबरमती आश्रम में आपको पता है कि वहां पर जो लोग रहते थे उसमें कुछ लोग तो ट्रस्टी थे, यानी कि गांधी जी ने जो ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट के तहत उनके जो काम थे उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्टियों को इलेक्ट किया गया था और उनको दिया गया था वो जिम्मेवारी। इसके अलावे वहां गांधी के विचारों पर काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जिनको वहां घर दिया गया था रहने के लिए। यानी कि वो गांधी जी की जमीन पर रह रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लगाए, है ना। उस आश्रम की जमीन पर रह रहे थे जो आश्रम की जमीन गांधी जी की थी। केंद्र सरकार ने उन लोगों को पैसे दिए खाली करवाने के लिए। केंद्र सरकार ने कैसे उन लोगों को पैसे दिए और केंद्र सरकार से उन लोगों ने कैसे पैसे लिए? ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये परले दर्जे की बेईमानी हुई कि वहां जो आश्रम में बने घरों में जो लोग तथाकथित गांधीवादी कार्यकर्ता जो रह रहे थे, उनको केंद्र सरकार से पैसे लेने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उनकी संपत्ति नहीं थी, वो संपत्ति तो गांधी जी की थी। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले वहां के ट्रस्टियों को कहा कि अगर आप
ये इस ट्रस्ट को और इस पूरी परिसंपत्ति को हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम आपको मदद नहीं करेंगे। आप मदद नहीं कर सकते थे, केंद्र सरकार को मदद नहीं करना है, नहीं करे, लेकिन मदद के बदले में आप किसी प्राइवेट पार्टी की, गांधी जी की आप जमीन कब्जा कर लेंगे, उनका आश्रम कब्जा कर लेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले ट्रस्टियों को अपने पक्ष में किया, केंद्र सरकार और उनके लोगों ने, और फिर उसके बाद जो वहां पे रहते थे उनको पैसे देके उनको खाली करवा लिया। ये दोनों जो तरीके थे केंद्र सरकार के, वो उसको एक षड्यंत्र कहेंगे, एक क्रिमिनल एक्ट कहेंगे। केंद्र सरकार ने कानून के तहत गांधी जी के साबरमती आश्रम को अपने कब्जे में नहीं लिया, उसके बड़े हिस्से को बिल्कुल षड्यंत्र करके बेईमानी से और गैर कानूनी तरीके से, बल्कि आपराधिक तरीके से मैं कहूंगा, उन्होंने लिया। अब मैं आता हूं सर्व सेवा संघ की जो जमीन है उस पर। हाँ, जो आपका सवाल है, देखिए वहां की जो जमीन, साबरमती आश्रम की जो जमीन है वो गांधी जी की है, उन्होंने खरीदी। मतलब एक प्राइवेट नागरिक की, एक माने इस देश के नागरिक की जमीन है, और जिसको लेने का एक तरीका है, उसको लेने का एक कानून है जिसको केंद्र सरकार ने फॉलो नहीं किया, मतलब उसको कॉम्प्लाई नहीं किया। यहां की जो जमीन है, उस जमीन को खरीदने वाले थे आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। जमीन माने पूरे जमीन को कहें, माने अलग अलग समय में खरीदाया गया, थोड़ा सा गैप है समय का, और वो तमाम जमीन रेलवे से खरीदे गए। तो सवाल उठता है कि जैसे वो लोग कह रहे हैं, केंद्र सरकार और जो रेलवे है वो अभी कोर्ट में जाके ये कह रही है कि रेलवे को अपनी जमीन बेचने का हक नहीं है, पहला सवाल ये। दूसरा, वो कह रही है कि जिस आदमी ने दस्तखत किया उसको दस्तखत करने का, यानी कि जो एग्जीक्यूट हुआ, जो डीड बना, उस डीड में उसको दस्तखत करने का हक नहीं था। ये दो बात कह रहे हैं, और इस दो बात के आधार पर वो कह रहे हैं कि आचार्य विनोबा भावे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण फ्रॉड हैं। ये कह रहे हैं रेलवे वाले, और ये केंद्र सरकार उनसे कहलवा रही है। तो इसको ठीक से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि रेलवे के पास जमीन कहां से आई। रेलवे के पास तो कोई जमीन नहीं थी अपनी। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, और दो तरह का हिंदुस्तान हो गया, एक राजवाड़ों का हिंदुस्तान हो गया और एक अंग्रेजों का हिंदुस्तान हो गया। दो हिंदुस्तान थे, है ना। लेकिन करीब करीब सब पर, पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का परोक्ष या अपरोक्ष कब्जा रहा, उनके ही नियंत्रण में सारी चीजें चलती रही। उसके बाद वो हिंदुस्तान में रेलवे लेके आए। तो अंग्रेज तो जमीन लेके आए नहीं थे इंग्लैंड से, तो रेलवे के पास तो अपनी जमीन नहीं थी। तो रेलवे को जमीन कहां से मिली? रेलवे ने यहां के उन्हीं नागरिकों का, जैसे महात्मा गांधी नागरिक थे, उन्हीं के जैसे नागरिकों की जमीन रेलवे ने ली। तो जमीन कैसे ली रेलवे ने? उस समय कौन सा कानून था? लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो रेलवे ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, रेलवे ने नहीं, मैं सुधार करना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने उस समय, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उस जमीन को लिया और उस जमीन को रेलवे को दिया, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895, यानी कि एक्विजिशन के लिए कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और तो अक्वायर कर सकती थी उस कानून के तहत, दे नहीं सकती थी किसी दूसरे को। देने के लिए, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर किसी को देना है, किसी मतलब दूसरे सरकारी संस्थान को ही देना है, तो दे नहीं सकती थी। देने के लिए उसको कानून बनाना था। तो देने के लिए उसने कानून बनाया गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895, यानी कि केंद्र सरकार ने जमीन अक्वायर किया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत और उस जमीन को रेलवे को दिया गवर्नमेंट ग्रांट्स के तहत। तो अब सवाल है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत क्या प्रोविजन है? अगर प्रोविजन होगा कि रेलवे लैंड ट्रांसफर कर सकती है तो कर सकती है, अगर प्रोविजन नहीं होगा कि नहीं कर सकती है तो नहीं कर सकती है ना। लेकिन पहली बात मैं आपको यह बताऊं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है। क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने ही एक सरकारी संस्थान यानी रेलवे को उसने गवर्नमेंट ग्रांट दिया। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो दिया उसमें उसके टेनर है, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशन है कि रेलवे क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो रेलवे को जिन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने जमीन दिया, उस आधार पे रेलवे जो है उस जमीन का इस्तेमाल की होगी या कर सकती है, आज भी कर सकती है, यानी कि जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके तहत। तो जाहिर बात है कि रेलवे को केंद्र सरकार ने जो जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जमीनें दी
उस टर्म्स एंड कंडीशन में रेलवे को यह अधिकार दिया कि रेलवे के विस्तार के लिए आपको जो जो करना है वो करिए। इसके अलावे अगर आप कोई चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, इसके अलावे आप कोई अगर चैरिटेबल काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ये उसके टेनर में होगा। तो उसके आधार पर रेलवे ने वो जमीन सर्व सेवा संघ प्रकाशन को दी। और सर्व सेवा संघ प्रकाशन क्या करती है? सर्व सेवा संघ प्रकाशन जो है वो गांधी के विचारों को प्रसारित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किताबें छापती है ना। उसमें पुरानी किताबें भी उसको फिर से छापती है। और बहुत सारे जो नए लेखक हैं जिन्होंने महात्मा गांधी पर रिसर्च किया है ना, या आज भी चल रहा है, और जो आंदोलन चल रहे हैं महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर, उन तमाम चीजों पर जो किताबें लिखी जा रही हैं उन किताबों को छापती है सर्व सेवा संघ प्रकाशन, है ना। और ये जब जमीन दी गई थी उस समय जो सरकार थी उस सरकार के पूरे नॉलेज में दी गई थी, बल्कि उस समय जो प्रधानमंत्री मंत्री जो लोग थे वो लोग इसके उद्घाटन में आए थे। इसके बहुत सारे जो कार्यक्रम थे उसमें उसके उद्घाटन में आए थे। तो आज जो नया प्रधानमंत्री है इस देश का, है ना, या जो नया मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो ये कह रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि उस समय प्रधानमंत्री थे इस देश के, जो इनके इस सर्व सेवा संघ के कार्यक्रमों में और इसके उद्घाटन समारोहों में आए थे, वो भी उन्होंने भी फ्रॉड किया। आप समझिए कि क्या षड्यंत्र है केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार का। आप इसे समझिए कि हाँ, कि आज का प्रधानमंत्री और आज का एक सूबे का मुख्यमंत्री वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि न केवल लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक फ्रॉड थे, न केवल आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति फ्रॉड थे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उस समय जो केंद्र सरकार में मुख्य प्रधानमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे, उस समय दूसरे जो मंत्री थे, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं और वो सारे के सारे इस फ्रॉड में शामिल हैं। ये इनका कहना है। और ये बात, इस आधार पर डीएम ने सर्व सेवा संघ को एक नोटिस दी, कहा कि ये रेलवे की जमीन है और आप इसको खाली कीजिए, वरना मैं इसको डिमोलिश कर दूंगा। ये उसकी धमकी है। और इस धमकी के खिलाफ हम लोग पहले हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। वो आदेश का मतलब समझना बड़ा कठिन है कि किस आधार पर दिया है, क्योंकि जो मूल इशू है, मुख्य मुद्दा ये है कि 70 साल के बाद, 80 साल के बाद एक जमीन जो ट्रांसफर हुई थी रेलवे के द्वारा सर्व सेवा संघ को एक चैरिटेबल पर्पस के लिए, है ना, वो जाहिर बात है कि रेलवे के जो अपने अधिकार थे, मतलब उस जमीनों, जो जमीन केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे को दी गई थी, उन जमीनों को जिन कारणों के लिए इस्तेमाल करना था, उन कारणों को, यानी कि उसके जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे रेलवे के, उसी के तहत वो जमीन दी गई। और जिन लोगों ने दिया वो लोग आज है नहीं, न उस समय के प्रधानमंत्री हैं, न उस समय के मुख्यमंत्री आज जिंदा हैं, न लोकनायक जयप्रकाश जिंदा हैं, न आचार्य विनोबा भावे जिंदा हैं, न रेलवे के वे अधिकारी जिन्होंने दस्तखत किया वो लोग आज जिंदा हैं। यानी इनके खिलाफ तो कोई क्रिमिनल केस चलेगा नहीं। तो अब एक ही आधार था इनके पास झूठ बोलने के लिए कि वो कहें कि वो एक फ्रॉडुलेंट एक्ट था, रेलवे के अधिकारी को हक नहीं था, रेलवे को ट्रांसफर करने का हक नहीं था, उस समय के प्रधानमंत्री फ्रॉड थे, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण फ्रॉड थे, आचार्य विनोबा भावे फ्रॉड थे, उस समय के मंत्री फ्रॉड थे, उस समय का मुख्यमंत्री फ्रॉड था उत्तर प्रदेश का। इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। तो मूलतः वो यही बात कह रहे हैं कि उस समय जो कुछ हुआ और उसमें जितने लोग शामिल थे, है ना, सर्व सेवा संघ के लोगों के अलावे जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो शामिल थे, उन सारे लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया है। तो जाहिर बात है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मसले की गंभीरता को समझेगा, इसकी लीगैलिटी को समझेगा। केंद्र सरकार के पास कोई आधार नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है ये कहने का कि आज से 70-80 साल पहले कोई फ्रॉड हुआ। जो जमीन ट्रांसफर हुआ उसको अंग्रेजी में कहते हैं फेट अकम्प्लाई। आप उसको छू नहीं सकते हैं, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, और आप कोई क्रिमिनल चार्ज लगा नहीं सकते हैं कि क्योंकि जो लोग उस ट्रांसफर में, उस डीड को एग्जीक्यूट करने में शामिल थे वो आज है नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है, में देरी क्यों हो रही है? किस डिसीजन आने वाला है? नहीं, देखिए डिसीजन तो अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी तुरंत गए। हम लोग पहले लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट में हम लोगों ने कहा कि इंजंक्शन लगाइए,
ये पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है। उनको कब्जा करना है गांधीयन इंस्टीट्यूशंस को और उन संस्थाओं में जो परिसंपत्तियां हैं जो गांधी की खरीदी हुई हैं, लोगों की दान में दी हुई है ना, इन संपत्तियों को इनको कब्जा करना है, क्योंकि इनको गांधीवादियों से दिक्कत है, क्योंकि गांधीवादी ही इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसकी खिलाफत करते हैं सबसे मजबूती से। तो इनको गांधीवादियों से दिक्कत है, तो ये चाहते हैं कि गांधीवादी संस्थाएं सब खत्म हो जाएं, और खत्म करने का एक तरीका है कि गांधीवादी संस्थाओं को कब्जा कर लीजिए गैर कानूनी तरीके से, है ना। तो हम लोग पहले लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट ने इंजंक्शन नहीं दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक रीट फाइल किया, हम लोगों ने रिवीजन फाइल नहीं किया। जो इंजंक्शन रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, उसके खिलाफ हम लोग रिवीजन फाइल नहीं किए, हम लोग सीधा रीट में गए। तो जब हम रीट में गए और ये साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ था हमारे पिटीशन में कि 70-80 सालों के बाद ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, ये जो इनका क्लेम है ये बिल्कुल फर्जी क्लेम है, एंड दिस इज लायबल टू बी डिसमिस, थ्रेशोल्ड में डिसमिस हो जाना चाहिए, ये आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किस आधार पर उन्होंने उसको मेरे पिटीशन को रिजेक्ट किया, वो उस पर हम कोई अभी एनालिसिस नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उसके बाद हम लोग तुरंत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर सोमवार को इसकी सुनवाई होने वाली है, हम देखते हैं कि क्या नतीजा आने वाला है वहां से। अगला सवाल है, थोड़ा सा मुद्दे से अलग है, कि अभी भारत के में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? कैसा, मतलब न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से किस ओर जा रही है? देखिए, एकदम साफ साफ खुले शब्दों में कहना चाहिए अब, क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, बीजेपी की सरकार, तो इनकी प्लानिंग बिल्कुल साफ साफ थी। इन्होंने तय कर रखा था कि भारत में जो रूल ऑफ लॉ है उसका खात्मा कर देना है, भारत में जो संविधान है उसका खात्मा कर देना है, भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसका खात्मा कर देना है। तो आप देखिए, इन्होंने धारा 370 हटाया, जो ये हटा नहीं सकते थे। 5 बेंच का आदेश है, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि धारा 370 स्थायी है, लेकिन इनके लिए कुछ भी स्थायी नहीं, इन्होंने बदल दिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसका सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इन्होंने पूरे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। आज स्थिति यह है कि शरीफ आदमी अपराधी है और जो अपराधी हैं वो शरीफ आदमी है। सारे अपराधी धीरे धीरे बीजेपी में चले गए, तो सारे अपराधी एक जगह है बीजेपी में। बीजेपी के किसी अपराधी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और अगर दर्ज भी हुआ तो उस पर इंक्वायरी नहीं होगा। आप देख लीजिए, वो इनके जितने लोगों पर बलात्कार का आरोप लगा, छेड़खानी का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, उसके साथ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है वो अलग है, वो जुडिशरी से अलग है। इन्वेस्टिगेट कौन करता है? इन्वेस्टिगेट करता है पुलिस, करती है पुलिस, है ना। इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई, जो कि एक गैर कानूनी संस्था है। एनआईए एक गैर कानूनी असंवैधानिक संस्था है, सीबीआई एक असंवैधानिक संस्था है। लेकिन खैर ये बने हुए हैं और ये लोग इंक्वायरी करते हैं। तब ये अगर सरकार के कंट्रोल में है, उसके चंगुल में है, तो ये जाहिर बात है कि अगर इनके लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला होगा, जैसे हिंदुस्तान में अभी जितने अपराध हुए, अगर आप 90% से ज्यादा अपराध आप देखें तो बीजेपी के लोगों ने किए हैं पूरे देश में। इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इनके खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठा करना है, जो पुलिस को करना है, जो सीबीआई को करना है, वो नहीं करेगी तो इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, और चलेगा तो ये लोग बरी हो जाएंगे, है ना। जैसे उन्होंने गुजरात दंगे में जो बलात्कारी थे उनको उन्होंने छोड़ा, जो हत्यारे थे उनको उन्होंने आराम से छोड़ा, और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है, पता नहीं क्या करेगी, है ना। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे जितने बॉडीज हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं लोग डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, उस पर हमला किया। वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जैसे लगा कि इनका पीएमओ का एक हिस्सा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाओं को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, और फाइनली आरबीआई को लिया, क्योंकि आरबीआई जो है वो कुबेर है, आरबीआई के पास पैसा है। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कोई भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, है ना। आप देखें कि जब से ये आए हैं, जहां जहां हारते हैं वहां वहां सरकार इनकी बन जाती है, जहां जीतते हैं वहां तो बनती है, जहां जहां हारते हैं वहां इनकी सरकार बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्योंकि ये एक तो चंदे से पैसा लिया इन्होंने, उसके बाद फ्रॉड किया। बैंक जो फ्रॉड हुआ वैसे ही नहीं हुआ, वो इनकी वजह से हुआ है। आरबीआई का उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया, इन्होंने नए नोट छपवाए। ये सारा भ्रष्टाचार है, इसमें कोई एक एक्शन नहीं है जिसमें इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कितने नोट छपे,
कितने सर्कुलेशन में आए, कितने वापस गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके पास कोई डेटा नहीं है। डेटा इनको रखना नहीं था, क्योंकि इनको तो भ्रष्टाचार करना था। तो आरबीआई जैसी संस्थाओं को इन्होंने इसलिए कब्जा किया कि इनके पास धन की कमी नहीं हो, और उसका इस्तेमाल इन्होंने विरोधियों को डैमेज करने में और विरोधियों का एमएलए और एमपी खरीदने में किया, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारे राज्यों में हार हुई, लेकिन सरकार इनकी बनी। महाराष्ट्र में अभी देखिए फिर से इनकी सरकार बन गई। एक बार इनके हारने के बाद एक मिलीजुली सरकार बनी, फिर उसको वहां खरीद के सरकार बना लिया। बचा खुचा था तो अभी फिर एनसीपी के विधायकों को फिर खरीद लिया, है ना। बेंगलोर कर्नाटक में इन्होंने वही किया। मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने वही किया। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां ये हारे हों और इन्होंने अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने दिल्ली में भी कोशिश की, इन्होंने पंजाब में भी कोशिश की, लेकिन आप वालों को नहीं तोड़ पाए, जिसके चलते इनकी सरकार नहीं बनी, नहीं तो वहां भी सरकार बनती। उसके बाद इनका टारगेट इनका पहले ही से था। उसके बाद इनका टारगेट था जुडिशियरी, क्योंकि जुडिशियरी में जो व्यवस्था है अपॉइंटमेंट की, वो थोड़ा सा अलग हो गया। मतलब एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, वो लगभग अपने कंट्रोल में ले लिया। उस सिस्टम को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो जुडिशियरी जो है कॉलेजियम के द्वारा डिसाइड करती है। 5 लोगों की कॉलेजियम होती है। कॉलेजियम ये डिसाइड करता है कि किसको जज बनाना है किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो कॉलेजियम रिकमेंड करती है। सरकार के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो जांच करते हैं कि यह आदमी जो है यह योग्य है कि नहीं जज बनने का, यानी कि उसके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है या कोई आपराधिक आरोप नहीं है। ये सब जांच सरकारी जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की जो संस्थाएं वो करती है, और उसके आधार पर केंद्र सरकार जो है अपना रिकमेंडेशन भेजती है कि हम आपको इसको बनाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। हालांकि सरकार को यह पावर नहीं है आइडियली, कि सरकार चाहेगी तभी, लेकिन एक जो कहते हैं संतुलन, उस संतुलन के चलते ऐसा है कि जब तक केंद्र सरकार नहीं कहेगी कि हम अलाउ करते हैं आप इनको जज बनाइए, तब तक कॉलेजियम जो है उनको जज नहीं बनाती है। अभी जो व्यवस्था चल रही है वैसी ही है। तो इन लोगों ने जुडिशियरी में ऐसे लोगों को प्रमोट करना शुरू किया जो इनके लोग थे, बीजेपी के लोग थे, है ना। उनका बहुत ही खराब बैकग्राउंड है, बोलने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं माने उसके खिलाफ इन लोगों ने साजिश करना शुरू किया। जैसे गोगोई, वो सरकारी आदमी नहीं थे, माने बीजेपी के आदमी नहीं थे। रंजन गोगोई, उनके पिताजी तो कांग्रेसी थे, लेकिन उनके खिलाफ एक आरोप लगाया छेड़खानी का, बदतमीजी का आरोप उनके ऊपर में लगा, और फिर उसके बाद वो लाइन पे आ गए। तो ये ऐसे लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई इनको मॉरलिटी और इमोरलिटी में कोई फर्क नहीं मालूम है। ये कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो अपराध करके इन्होंने धीरे धीरे जुडिशियरी को ये मैसेज देना शुरू किया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपको चलने नहीं देंगे, या आपके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जुडिशरी में बहुत सारे लोग जिनका बैकग्राउंड खराब था वो झुक गए इनके सामने, है ना। अब जो नई व्यवस्था बनी, यानी जो नया कॉलेजियम बना जिसमें इनके लोग थे, उसके द्वारा इन्होंने अपने लोगों को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया, और अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी फिर जब 4-5 लोग चले गए तो लगा कि थोड़ी सी स्थिति बदली है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बदली है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो चेहरा दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंट चेहरा, अगर ये चला तो इनको दिक्कत होगी। लेकिन ये कोशिश में लगे हैं, और ये अपने चालाकियों से, चालबाजियों से ये बाज नहीं आएंगे। ये चाहते हैं कि जुडिशरी अगर अपने कंट्रोल में आ गया, फिर तो राजतंत्र हो गया, फिर तो यहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। जो नरेंद्र मोदी कहेगा वही कानून हो जाएगा। फिर ना यहाँ लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना जुडिशरी बचेगी। तो इनकी कोशिश है पूरे लोकतंत्र को खत्म करने का, पूरी जुडिशरी को खत्म करने का। जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसमें अधिकांश को ये खत्म कर चुके। जो बचे कुचे हैं उनके खिलाफ ये खड़े हैं, उनके खिलाफ इनकी साजिशें जारी हैं, और अब हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े विरोधी हैं इनके, है ना। तो अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये थे निशांत अखिलेश जी, जिनका साफ कहना है कि पहले इन्होंने रुपहले पहलू पर ध्यान दिया, जो कि कोई नहीं जानता था कि जो कि सर्व सेवा संघ की जमीन है तो उस पर कैसे दिया गया रेलवे को जमीन। तो रेलवे को जमीन इस तरह से दी गई कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत महापुरुष जो कि थे गांधी जी जैसे महापुरुष, उनके द्वारा जमीन दी गई। तो वो अंग्रेजों को दी गई, और उनके थ्रू फिर जमीन वापस उनको मिली और रेलवे को जमीन मिली। तो दूसरी पहलू पे उन्होंने ये ध्यान दिया कि जुडिशियरी
के साथ साथ उन्होंने जुडिशरी पे पॉइंट रखा कि जुडिशरी में बीजेपी अपने लोगों को प्रमोट कर रही है, भाजपा के लोगों को ला रही है और अपने लोगों को प्रमोट कर रही है, और ताकि वो अपने लोगों को अपॉइंट कर सके और जुडिशरी में अपने तरह के फैसले को उलटफेर कर सके। के साथ साथ उनका साफ तौर पर कहना था कि आरबीआई को रेगुलेट कर लिए 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया, जिससे उन्होंने पार्टियों इलेक्शन में दूसरे पार्टियों को खरीद कर अपने इलेक्शन में जीत हासिल की चीज हो रहे हैं। तो आप इस तरह के अपडेट में बने रहें। निशांत अखिलेश जी से फिर से मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे, आप इस तरह के वीडियो में बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।